पूरे बिहार के शिक्षक साथियों को एक बार नमस्कार, आदाब, सलाम। जैसे आज हम लोगों का कुछ इस तरह की बातें हैं जिस बातों में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, समझेंगे इस बात को, क्योंकि हम सभी शिक्षकों को बीआरसी सीआरसी स्तर पे जो जानकारियां हैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रसारित करना है। इस जानकारियों को कैसे प्रसारित करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बोर्ड पे जो वर्णन किए गए हैं जिस महान व्यक्तित्व के बारे में, मौलाना आज़ाद की कहानी के बारे में, तो इस मौलाना आज़ाद की कहानी के बारे में हम बहुत बातों को समझेंगे जो अलग अलग सीरीज के माध्यम से। आज हमारा पहला सीरीज है। इस पहले सीरीज के माध्यम से जब तक इनकी कहानियाँ समाप्त नहीं होती है तब तक मेरा प्रत्येक सीरीज के रूप में यह आते रहेगा, जिसमें इनके व्यक्तित्व के बारे में हम विचार करेंगे। और इस व्यक्तित्व के साथ इनके जो सबसे पहले हम विषय प्रवेश, उसके बाद बालक मोहिउद्दीन की बात करेंगे, उसके बाद इनके अद्भुत प्रतिभा की बात करेंगे, पुनः हम मोहिउद्दीन बन गया आज़ाद या मोहिउद्दीन जो थे आज़ाद कैसे बन गए, इन सारी बातों पे हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। आप इत्मीनान से इसे समझते रहें, क्योंकि आप सभी को ये जानना बेहद ही जरूरी है। आज आपको जानकारी होगा तो आप दूसरे को भी अपनी जानकारी को बांट सकते हैं। जैसे हम विषय प्रवेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि विषय प्रवेश ऐसे है कि हम प्रत्येक शिक्षक या प्रत्येक छात्र जो होते हैं ये क्या करते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस तो हम लोगों के जो सभी के जानकारी का एक सबसे सुगम स्थिति होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है या शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातों को आज हम जानेंगे। शिक्षा दिवस क्या है, शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस दोनों में बेहद ही अंतर है, क्योंकि आप प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर के दिन अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। यह आयोजन जो होता है, यह आयोजन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के सम्मान में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कराया जाता है। और इस उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं क्योंकि उनका ऐसे नाम है मौलाना आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे एक सच्चे देशभक्त और समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में जिन्हें जाना जाता है। फिर आप देखेंगे कि जिनकी आज़ादी की लड़ाई और आज़ाद भारत में नव निर्माण में महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका रहा है, खासकर स्वतंत्र भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनका एक जो योगदान रहा है। खासकर आप ऐसे भी बातें करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात भारत की आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधारित जो शिक्षा प्रणाली है, ऐसे शिक्षा प्रणाली के विकास में उनका काफी नेतृत्व हुआ है। और इनके नेतृत्व के द्वारा ही आज शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं कि किस दशा में पहुंचा हुआ है। भारतीय कला संस्कृति और बहुल्य धरोहरों के संरक्षण और विकास की बात करेंगे कि ऐसे विकास में भी जो उनकी सक्रिय रुचि रही है, खासकर जीवन के मार्गदर्शक के इनका एक सिद्धांत रहा है। और ऐसे सिद्धांत में आइए हम इनके बारे में, जैसे बालक मोहिउद्दीन थे, बालक मोहिउद्दीन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बालक मोहिउद्दीन की क्या स्थिति थी और किस प्रकार के वे परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर उठाने के काम किए। तो बहुत इसमें बातों को हम समझेंगे बारी बारी से। खासकर आप देखेंगे कि बालक मोहिउद्दीन जो थे, यह 11 नवंबर इनका जन्म का जो अवधि है, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को, जो मक्का का नाम जानते हैं, मक्का जो मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल होता है, मक्का अर्थात वर्तमान जो सऊदी अरब के मुख्य धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 ईस्वी को। और वे मौलाना खैरुद्दीन और बीबी आलिया के घर में जन्म लेने वाले पुत्र थे। जो इस तरह से आप जान सकते हैं कि इनके पिता का नाम जो था मौलाना खैरुद्दीन और माता का नाम था बीबी आलिया। तो उन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ था और इनका उस समय बचपन में नाम रखा गया था मोहिउद्दीन। बचपन का नाम क्या रहा? तो मोहिउद्दीन रहा। मौलाना में यहाँ खैरुल मूलतः दिल्ली के निवासी थे, दिल्ली के रहने वाले थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और दिल्ली में स्थिति बिगड़ गई, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ दिल्ली की लड़खड़ाती हुई स्थिति में, बिगड़ती हुई परिस्थिति के कारण वहां से बड़ी संख्या में लोग
एक जगह से दूसरी जगह पलायन किए। जैसे वहां से लखनऊ कुछ लोग चले गए, कुछ पटना चले गए, कुछ मुर्शिदाबाद चले गए, आदि आदि भारत के अन्यत्र जगहों पे कुछ लोग वहां से पलायन कर गए। तो उसी समय मौलाना खैरुद्दीन जो थे वे भी 1885 ईस्वी में दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिए और दिल्ली छोड़ के उन्होंने अरब देश जाकर मक्का में अपना निवास स्थान बना लिया, जहां पे वे रहने लगे। उस समय यह नगर जो था ऑटोमन साम्राज्य के हिजाज प्रांत में स्थित था। यह मक्का जो जगह था वह ऑटोमन साम्राज्य के हिजाज प्रांत में अवस्थित था और वहां उनका परिवार लगभग 40 वर्षों तक रहा। वहीं उनका विवाह भी हुआ, जिसमें इनका विवाह हुआ आलिया के साथ। जैसे ऊपर ही वर्णन किया गया था कि इनके पिता का नाम जो था खैरुद्दीन और माता का नाम था बीबी आलिया, तो इनके पिताजी का विवाह जो था आलिया बेगम से हुआ। और इस तरह मौलाना खैरुद्दीन प्रतिष्ठित एक धर्माचार्य के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे प्रतिष्ठित धर्माचार्य थे जिनके शिष्य अरब देश से अफ्रीका और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। बीबी आलिया का भी जन्म एक धर्माचार्य के ही परिवार में हुआ था और खासकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके माता और पिता जो हैं, यानी इनके माता और पिता के संदर्भ में बहुत बातें आपको और भी सुनने के लिए मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इनके माता और पिता का प्रभाव मोहिउद्दीन के व्यक्तित्व पर बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। मोहिउद्दीन के 3 बहनें थी और एक भाई भी थे। 3 बहनों में आप तीनों का नाम जान सकते हैं, जैसे खादीजा, फातिमा और हनीफा। खादीजा, फातिमा और हनीफा के अलावा एक इनके भाई थे जिस भाई का नाम था गुलाम यासीन। भाई का नाम था गुलाम यासीन। सभी उनसे उम्र में बड़े थे, अर्थात यहाँ पे जो मोहिउद्दीन थे यह चारों भाई बहनों से छोटे थे, यानी 5वें संतान के रूप में थे। और इस तरह से सभी उम्र में बड़े होने के साथ उस परिवार में शिक्षा को बहुत ही महत्व शुरू से ही दिया जाता था, क्योंकि इनके पिता भी शिक्षित ही थे, तो शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा दिया गया था। भाई बहन जो थे सभी के सभी शिक्षित थे। उर्दू साहित्य में सभी की विशेष रुचि हुआ करता था और सभी ने काव्य रचना में भी बेहद प्रयास किया था। अर्थात इनके जितने भाई और बहन थे सभी ने काव्य रचना में काफी हद तक प्रयास किया था। और अब देखेंगे कि गुलाम जो थे, गुलाम यासीन ज्यादा इस रचना में सफल भी रहे जो इनके भाई थे, और गुलाम यासीन सफलता इतना पाए कि उनका साहित्यिक उपनाम भी रख दिया गया। जो साहित्यिक उपनाम में इनका नाम रखा गया था आह नाम से इनका साहित्यिक उपनाम रहा। तो इनके भाई यासीन का नाम आप ऐसे याद रखेंगे। इनके भाई यासीन का नाम जो साहित्यिक उपन्यास के रूप में या साहित्यिक उपनाम के रूप में इनका नाम आह था। उनकी कविता का संग्रह जो है प्रकाशित भी हुआ है और खासकर मोहिउद्दीन ने उर्दू के साथ जो था अरबी और फारसी में भी दक्षता प्राप्त की है। 1887 में मौलाना खैरुद्दीन पहली बार भारत वापस आए। मौलाना खैरुद्दीन जो थे 1887 में सबसे पहली बार भारत वापस आए, मगर फिर मक्का वापस लौट के चले गए। लेकिन 1897 ईस्वी में वे मौलाना खैरुद्दीन जो थे पूरे परिवार को लेकर भारत में वापस आए और कलकत्ता में आकर अस्थायी तौर पर कलकत्ता के वे निवासी बन गए। और उस समय से मोहिउद्दीन, उस समय जब वो वापस आए तो उस समय मोहिउद्दीन जो थे वो लगभग 10 वर्ष से कम ही उम्र के थे, यानी 10 वर्ष से ही छोटे थे। उनका किशोर जीवन जो था वह कलकत्ता के ही नगरों में व्यतीत हुआ और कलकत्ता के नगरों में अपना बालपन अर्थात अपना किशोरापन उन्होंने व्यतीत किया। आगे चलकर इसी नगर में उनके साहित्य जीवन का भी शुभारंभ यह माना जाता है। खासकर आप यहाँ देखेंगे कि पत्रकारिता जब शुरू हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण पहली बार उन्हें जेल की सजा भी हुई थी। अब हम यहाँ इनके अद्भुत प्रतिभा के बारे में वर्णन करेंगे। इनकी अद्भुत प्रतिभा किस प्रकार की रही। तो जो मोहिउद्दीन थे, मोहिउद्दीन की प्रतिभा विशेष ही अनोखी थी, अर्थात उन्हें अनोखी प्रतिभा वाला व्यक्तित्व का व्यक्ति माना गया है, क्योंकि अरबी में, फारसी में, तुर्की में, उर्दू भाषा यानी इतनी भाषाओं में और फिर साहित्य का ज्ञान उनमें बचपन से ही उन्होंने हासिल कर रखा था। खासकर आप देखेंगे इसी के साथ साथ जो इस्लामी विद्या होता है, उस इस्लामी विद्या में जिसमें आप कुरान और हदीस का ज्ञान समझ सकते हैं, तो कुरान और हदीस के ज्ञान में भी वह बालक जो था दक्षता अपना प्राप्त कर चुका था। वह 15 वर्ष की आयु में ही उसने दर्स निजामी की शिक्षा ग्रहण किया था। दर्स निजामी का मतलब आप समझ रहे हैं। दर्स निजामी का यह अर्थ होता है कि इस्लामी विद्या का मानक पाठ्यक्रम जिसमें दर्शन की शिक्षा दी जाए, उसके बाद साहित्य की शिक्षा दी जाए,
इस्लामी विधान की शिक्षा दी जाए, गणित की शिक्षा दी जाए, इतिहास की शिक्षा दी जाए, ऐसे ऐसे विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। इन सारी शिक्षाओं को सम्मिलित रूप से यहाँ दर्से निजामी के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको आप याद रखेंगे, दर्से निजामी, तो दर्से निजामी के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे शिक्षाओं को इन्होंने पूरा कर लिया। इसके पूर्व ही उसने कविता और लेख लिखना भी प्रारंभ कर दिया था, और जो मानक पत्रिका में प्रकाशित भी हो चुके थे, अनौपचारिक ढंग से उसने पढ़ाने के काम भी आरंभ कर दिया था। अर्थात अनौपचारिक पढ़ाई इन्होंने शुरू करा दिया था। और इसके साथ उसका जो अपना एक पुस्तकालय था, वहां अनेक प्रकार की, अनेक विषयों की ढेर सारी पुस्तकें संग्रहित करके रखा गया था, और वह नियमित ढंग से इन्हें पढ़ने का काम वह बालक किया करता था, क्योंकि उस समय तो बालक की अवस्था में ही थे। जो बालक की अवस्था में मोहिउद्दीन थे, तो पढ़ने का नियमित रूप से पढ़ने का काम करते थे। वह बालक जो था, इस शिक्षा में किसी मदरसे या स्कूल का सहारा नहीं लिया, बल्कि जो भी उसने शिक्षा अर्जित किया वह अपने पिता और अपने मित्रों के सहयोग से ही वह शिक्षा अर्जित करने का काम भी किया था। खासकर अपने निजी स्वाध्याय और अपनी क्षमता को और विकसित किया। कुछ वर्षों के बाद उसने अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा का भी अध्ययन करने का काम किया। तो यह बालक जो था, इतनी जानकारियां हासिल करने के बाद, अब बचपन में ही मोहिउद्दीन जो था खेलकूद से बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता था, और उस बालक को सबसे ज्यादा रुचि अगर होती थी तो रुचि पुस्तकों पे होती थी। अर्थात वो पुस्तकों का स्वाध्याय पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करता था। खासकर उसे तैराकी में रुचि थी, और तैराकी में रुचि होने के कारण उसने तैरने का कला भी सीख चुका था। हुगली नदी में कभी कभी वो तैरने के बहाने स्नान करने चला जाता था लड़का, और मगर फिर भी उसका ध्यान वहां तैरने के साथ साथ पुस्तकों पे ही छुपा रहता था, क्योंकि कभी वह सैर करने के लिए भी बालक निकलता था, तो सैर करने के दौरान भी उसके पास हमेशा किताबें होती थी, और वह कभी पेड़ की छाया में बैठकर जब थकता था, आराम करता था, तो बेकार की समय बर्बाद नहीं करता था, बल्कि पेड़ की छाया में बैठकर वह पुस्तकों का अध्ययन करने का काम करता था। फिर आप देखेंगे कि उसके मनोरंजन का ढंग भी एक तरह से अनूठा था। मनोरंजन करने का तरीका भी औरों से कुछ भिन्न था, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में ही अपने बहनों के सामने खड़ा हो जाता था, और अपने बहनों को सामने खड़ा कराकर और कुछ भाषण दिया करता था। जब बहनें कभी कभी इसके भाषण से उब जाया करती थी, तो अपने सामने कुछ बक्से को, लकड़ी के कुछ मेज को, कुछ डिब्बे को ऐसे ऐसे इकट्ठा करके सामान को उसे वह व्यक्ति समझ लेता था, और उसे सुना के भाषण दिया करता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाषण देने की जो कला होती है, वह कला अपने आप नहीं आती है, क्योंकि बार बार प्रयास करने से होती है। तो वह बालक जो था, इस तरह से भाषण देने का काम करता था, और इस भाषण के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कोई जब न मिले तो बक्से सब का सहारा लेने वाला बच्चा जब ऐसे सजाकर भाषण देता था, तब किसी ने भी उस समय नहीं सोचा होगा कि इस तरह भाषण देने वाला यह बच्चा या बालक जो है या बच्चा जो है, एक दिन ऐसा अद्भुत वक्ता बन जाएगा, जो अपनी जादूगरी भरी भाषणों से या जादूगरी भरी बातों से सभी भीड़ को या सभी लोगों का मन मुग्ध कर देगा। ऐसा किसी ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। फिर दिनों दिन इस तरह बालक की प्रतिभा निखरती चली गई, बढ़ती चली गई, और निखरते हुए बढ़ते हुए उसने अपने आयाम को दिन पर दिन जोड़ते रहने का काम किया। एक कवि के रूप में काम किया, फिर एक लेखक के रूप में काम किया, इसके बाद पत्रकार के रूप में काम किया, साहित्यकार के रूप में काम किया, शिक्षाविद के रूप में काम किया, दार्शनिक के रूप में काम किया, राजनीतिज्ञ के रूप में काम किया, या और धर्माचार्य के रूप में भी उसने बौद्धिक उपलब्धि हासिल कर ली। खासकर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में यहाँ पे कई बातें सामने आती है कि राष्ट्रीय चेतना प्रतीक हिंदू मुस्लिम सद्भाव के पुरोधा व समर्थक, अर्थात पुरोधा और महान व स्वतंत्रता सेनानी की पहचान सबसे महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है। खासकर आपको यह भी मालूम होगा कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा विज्ञान की जो बातें आती है, शिक्षा विज्ञान कला और संस्कृति में जो प्रश्रयदाता होते हैं, उसी के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाने का इस बालक ने भरसक बहुत ही प्रयास किया। और इसके साथ इस बालक की प्रतिभा में और भी बहुत बातें इसके प्रतिभा में छुपी हुई थी। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे और फिर आपसे बातें कर रहे हैं कि यह बालक मोहिउद्दीन जो था, वो मोहिउद्दीन से आजाद कैसे बन गया। इन बातों पे अगर हम जिक्र करते हैं कि मोहिउद्दीन से वो आजाद कैसे बन गया, तो जैसे आप देखेंगे मोहिउद्दीन जब 10 या 12 वर्ष का था, तो 10 और 12 वर्ष की आयु में ही उर्दू भाषा के कई कविताएं उसने लिख डाला था। तो 10-12 वर्ष के बच्चे उर्दू के कई कविताओं को लिख देना यह एक साधारण सी बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही असाधारण बात है, जो उस समय की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में छपी हुई थी। और इस कविता
ऐसी कविता में अर्थात ऐसी कविताओं में उसका साहित्यिक उपनाम वहां पे उसने आजाद जोड़ रखा था। साहित्यिक उपनाम क्या रखा था? तो आजाद जोड़ रखा था। आजाद, आजाद का मतलब तो आप समझते हैं कि स्वतंत्र होना। उसने साहित्यिक उपनाम में अपना आजाद जोड़ रखा था। इसमें कुछ काव्य रचनाओं का संकलन पटना के जैसे पटना में स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी की बात आप समझते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी में कुछ समय पहले प्रकाशित भी किया है। तो ये 10-12 वर्ष का जो बच्चा था मुहिउद्दीन, यह आजाद क्यों जोड़ रखा था? अर्थात यह इतने साल का बच्चा बालक तब अपने दोस्तों से यह बात कहा करता था कि उसने आजाद जो उपनाम जोड़ा है, यह उपनाम इसलिए अपनाया क्योंकि उसके मन में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार हुआ ही नहीं। और जो बालक बचपन से ही अपने अंदर अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं करे तो समझिए कि वो तो बिल्कुल आजाद ही है। और उसे यह विश्वास था कि जब अंग्रेजों का शासन भारत से समाप्त हो जाएगा तो वह गर्व से कह सकेगा कि उसने तो पहले से ही अपनी आजादी की घोषणा कर रखी थी, अपनी आजादी की घोषणा कर दिया था। और इस तरह से आजाद का यह विश्वास देश की आजादी की लड़ाई में उसका सबसे बड़ा एक सहारा था और सबसे बड़ी एक शक्ति भी थी। आज लगभग 40 साल बाद भारत का वह सपना साकार भी हुआ। वहां जब उस समय वह आजाद अर्थात भारत में अंग्रेजों के झंडे जो यूनियन जैक का झंडा हुआ करता था, उसके जगह पर आपका तिरंगा झंडा लहराया गया था और तिरंगा झंडा लहराने का काम किया गया था। तो उस समय आजाद का सपना भी साकार हुआ। आजाद शब्द की सार्थकता का एक और भी आप देखेंगे यहाँ कारण भी था कि जो समय बीतने के साथ साथ यह स्पष्ट भी हुआ कि मुहिउद्दीन वैचारिक मामलों में भी आजाद रहा। वह पुरातनवादी विचारों का, अंधविश्वासों का, रूढ़िवादी विचारों का दृष्टिकोण और संकीर्णता से बिल्कुल मुक्त व्यक्ति था, क्योंकि एक नई चेतना उसके मन में धीरे धीरे जगी हुई थी, जिसमें भारतीय इस्लामी और पाश्चात्य दर्शन की स्थिति को हम समझेंगे कि ऐसे दर्शन की जो उदार भावनाओं का समावेश था, ऐसे समावेश उसके तर्क की प्रधानता को सतत स्वीकार किया और धार्मिक विचारों को तर्क की कसौटी पर उसने कसने का काम भी किया, परखने के काम भी किया और उसे परखने के बाद ही उसे अपने जीवन में उतारने का भी काम किया। जुआ आजाद की बात देखेंगे कि ऐसे जुआ आजाद के मन में देश की आजादी को प्राप्त करने की इच्छा बहुत ही प्रबल थी और इस तरह से प्रबल थी कि 1905 ईस्वी में जब बंगभंग आंदोलन हुआ था, यानी बंगाल के विभाजन हुआ था, उस समय ये आजाद जो थे मन से बहुत ही दुखी थे। इसलिए दुखी थे क्योंकि इसका विरोध उनके राजनीतिक जीवन में सक्रिय बनाने में बिल्कुल सहायक रहा। वो यह बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और इस तरह से श्री अरविंद घोष और युवा क्रांतिकारी श्याम सुंदर चक्रवर्ती की स्थिति को आप देखेंगे। श्याम सुंदर चक्रवर्ती ने भी उसके जो थे उसके कुछ समय तक जुड़ाव रहा, लेकिन जैसे ही गांधी जी के संपर्क में यह आजाद पहुंचे तो गांधी जी के संपर्क में आने के बाद ही आजाद की जो राजनीतिक चेतना था, राजनीतिक चेतना का वास्तविक विकास यहाँ पे प्रारंभ होता है। और गांधी जी के अनुयायी बनकर आजाद जो थे, आजाद ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह और अहिंसात्मक प्रतिरोध का रास्ता अपनाने का भी काम किए और इसी रास्ते से चलकर आज हमारा देश स्वतंत्र भी हुआ। और इस तरह से आजाद की जो स्थिति हमारे देश को आजाद करने की थी, यह सपना साकार होता है। और फिर हम इनके अगले बातों को, अगले विषय वस्तु को हम अगले सीरीज में देखेंगे। और आज के लिए बस हम इतना ही पे स्थगित करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।